नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है, जो कि पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट है। ऑप्टिक्स के नाम से ये पेपर जाना जाता है। बच्चों, इसमें आज जो अपन ये पढ़ेंगे, इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी। मेरे वीडियो लेक्चर में पिछले आपने अगर देखे होंगे तो न्यूटन रिंग्स के बारे में आपने को जानकारी मिली होगी। इसी तरह से एक डिवाइस एक उपकरण होता है जो कि माइकलसन ने बनाया था, जिससे अपन व्यतिकरण देख सकते हैं, फ्रिंजें देख सकते हैं और प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल उस पर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल डार्क रूम के अंदर बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। तो ये जो माइकलसन ने अपना व्यतिकरण मापी बनाया था, आज इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अंदर अगर आप देख रहे हो सामने, तो चित्र 1 मैंने यहाँ बताया है। इस चित्र 1 के अंदर ये माइकलसन व्यतिकरण मापी का पूरा सेटअप बताया गया है। इस चित्र 1 के डिस्क्रिप्शंस के अंदर या वर्णन अगर अपन करेंगे तो इसका वर्णन 4 भागों में बांटा जाएगा। पहला सिद्धांत, प्रिंसिपल जिसको कहते हैं अपन। दूसरा उपकरण जिसको अपन एपरेटस के नाम से जानते हैं। तीसरा वर्किंग मेथड जिसको कार्यविधि कहते हैं अपन, या विधि भी कह सकते हो आप। और चौथा प्रतिकारी प्लेट, एक कंपनसेट प्लेट का इसमें क्या कार्य होता है उसके लिए अपने को यहाँ डिफाइन किया जाएगा। तो ये 4 जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं अपने, इन चारों को उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। डायग्राम के नंबर होते हैं और इन सारी चीज़ों के नंबर होते हैं। 1 बाय 1 अपन इनको इंक्लूड करेंगे और इनको बताएंगे कि किस तरह से अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत के बारे में बात करें, प्रिंसिपल के बारे में, तो छात्रों इसके अंदर प्रिंसिपल में अपन ये बता सकते हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं और उस एक्सटेंडेड सोर्स से जो प्राप्त किरण आती है, प्रकाश किरण, उस प्रकाश किरणों को अपन 2 भागों में परावर्तित और अपवर्तित मेथड को काम में लेते हुए 2 भागों में बांट लेते हैं। और दोनों ही भागों में बंटने के बाद ये प्रकाश किरण आपस में एक ही डायरेक्शन के अंदर फिर इनको गमन करवाया जाता है और उसमें इनमें आपस में व्यतिकरण होता है। और व्यतिकरण होने के दौरान अपने को फ्रिंजें बनती है, जिसको अपन दूरदर्शी या टेलीस्कोप से अपन देख सकते हैं, जैसे यहाँ चित्र 1 के अंदर अपन ने यहाँ इसको बता रखा है। ये तो सिद्धांत में शॉर्ट फॉर्म में हुआ। और उपकरण के अंदर, इसके अंदर अपन ये बता सकते हैं कि एक तो सोर्स होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड सोर्स, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है विस्तृत वाला। एक लेंस होता है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें लेंस पर डाली जाती हैं, जिससे लेंस से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के आपस में समांतर होती हैं। और ये प्रकाश किरणें जो समांतर होती हैं, और इसके अंदर 2 प्लेटें काम में लेते हैं। ग्लास की प्लेट P और C के नाम से डिफाइन किया गया है। एक टेलीस्कोप इसमें उपकरण में काम में लेते हैं। 2 मिरर काम में लेते हैं, M1 और M2। और दोनों मिरर में पेच लगे हुए होते हैं, जिससे अपन इनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो उपकरण के अंदर आ जाते हैं। कार्यविधि के अंदर छात्रों अपन ये कह सकते हैं कि जो मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड सोर्स जो लिया गया है, इससे जो प्रकाश किरणें चलती हैं, उन प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस के द्वारा समांतर कर लिया जाता है। ये समांतर होने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले प्लेट P पे डाली जाती है। प्लेट P पे एक तो इस प्रकाश किरणों का आयाम विभाजन होता है, और आयाम विभाजन होने के कारण यहाँ पे मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन के कारण आयाम विभाजन होता है, और 2 प्रकाश किरणें अपने को 1 और 2 नंबर की मिलती है, जैसा कि यहाँ अपन ने चित्र 1 में बता रखा है। ये प्रकाश किरण 1 ऊपर दर्पण M1 की तरफ जाती है, जाके वापस उससे परावर्तित होकर आती है और टेलीस्कोप की तरफ गमन करती है। इसी तरह दूसरी प्रकाश किरण जो है ना M2 की तरफ जाती है, दूसरा जो दर्पण है उससे वापस परावर्तित होकर आती है और वापस कंपनसेट प्लेट में से निकल के P से होते हुए वापस ये दूरदर्शी की तरफ मुड़ जाती है। दूरदर्शी की तरफ जाने वाली इन प्रकाश किरणों में छात्रों आपस में व्यतिकरण होता है या अधरोपण होता है, उससे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं और उन व्यतिकरण फ्रिंजों को अपन दूरदर्शी के द्वारा अपन देख सकते हैं। एक ही प्रकाश स्रोत से मिलने के कारण दोनों किरणें
कला संबंध होती हैं, जिसको अपन यहाँ बता सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि एक जो प्लेट है सी, कंपनसेट प्लेट या प्रतिकारी प्लेट, उसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। छात्रों, अगर अपन ये देखें कि मान लो कि ये कंपनसेट प्लेट सी नहीं है अपने पास, अगर ये कंपनसेट प्लेट सी नहीं है और प्रकाश किरण केवल एक प्लेट पी में से होती हुई जा रही है, मतलब पी पे आके जो चित्र दूसरा देखो आप बच्चों, तो दूसरे चित्र के अंदर मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ओ बिंदु पे ये प्रकाश किरण दो भागों में बढ़ जाती है, प्रकाश किरण 1 में और प्रकाश किरण 2 में। और ओ बिंदु पे बढ़ के जो एक प्रकाश किरण है वो पी प्लेट से 2 बार पास होती है, एक तो जाते वक्त और एक वापस जब M1 से टकरा कर वापस आएगी तो उससे पास होकर निकलती है। अगर सी प्लेट नहीं होती तो जो दूसरी प्रकाश किरण है वो एक बार भी पास नहीं होती और M2 से टकरा कर ओ बिंदु से वापस परावर्तित होके और टेलीस्कोप पे पहुंचती। दोनों के अंदर इस अवस्था में अपन कह सकते थे कि पथ बराबर नहीं होते, मतलब इनमें दोनों के बीच पथांतर उत्पन्न हो जाता। इस वजह से कि अपन ने एक कंपनसेट प्लेट या सी प्लेट को अपन काम में लेते हैं, जिससे जिस प्रकार जो प्रकाश किरण 1 है प्लेट पी में से जाती है और वापस आती है, 2 बार गुजरती है, उसी प्रकार से प्लेट सी में से जो प्रकाश किरण 2 है वो भी जाते वक्त और वापस आते वक्त 2 बार गुजरे। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि दोनों प्रकाश किरणें एक ही तरह के माध्यम से 2 बार गुजरती है। दोनों प्लेटें ग्लास प्लेटें हैं, एक ही माध्यम से बनाई गई हैं, इनकी लेंथ मोटाई हर तरह से एक दूसरे के समान है। केवल एक अंतर है, वो अंतर क्या है कि जो प्लेट पी है वो अर्ध रजतित हाफ सिल्वर प्लेट होती है, मतलब आधा भाग इसका जो है ना सिल्वर से लेपित कर दिया जाता है, जिससे परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं पैदा हो सके या उत्पन्न हो सके। केवल ये अंतर है, बाकी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार से टेलीस्कोप से अपन इन फ्रिंजों को देख सकते हैं। ये जो फ्रिंजें माइकलसन व्यतिकरण मापे में बनती हैं, ये फ्रिंजें एक्चुअली के अंदर आप देखो इस दर्पण में मैंने एक तो M1 एक M2 डैश, M1 के जस्ट नीचे एक दर्पण का डैश बताया है। ये एक्चुअली में M2 डैश जो दर्पण है ये M2 का ही प्रतिबिंब है, और M1 और M2 डैश के बीच जो डिस्टेंस है वो हाँ उसको D से बताया है, स्मॉल d से, और उस डिस्टेंस के बीच में एयर फिल्म बनती है। इस फिल्म के कारण ही, इस एक तरह से पतली फिल्म के कारण ही व्यतिकरण पैदा होता है, उत्पन्न होता है। जैसा कि न्यूटन वलय में देखा था, ये एक समान रूप से मोटाई की फिल्म होती है अपने पास। तो इस एयर फिल्म से व्यतिकरण प्रतिरूप जो बनता है और उसको हम टेलीस्कोप या दूरदर्शी में इसको अपन देख सकते हैं। यहाँ दर्पण M1 और M2, यहाँ पेज A और B 2 बताए हैं, तो इनको अपन सेट कर सकते हैं। चलायमान हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, है ना। तो अब इनकी इन अवस्थाओं से अपन यहाँ पे फ्रिंजों के रूप को डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों, फ्रिंजों का रूप देखा जाए तो मैंने यहाँ 4 तरह के फ्रिंजों के रूप नीचे बताए हैं आपको। सबसे पहला जो रूप है फ्रिंजों का वो बताया है वृत्ताकार, मतलब दूरदर्शी या टेलीस्कोप से जो फ्रिंज दिखाई दे रही है अपने को वो वृत्ताकार दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए अवस्था क्या होगी कि दर्पण M1 और M2 डैश दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हों, पैरेलल। ये अवस्था कब मिल सकती है? यह अवस्था उस अवस्था में मिल सकती है कि जब दर्पण M1 और दर्पण M2, ध्यान से सुनिए, दर्पण M1 और दर्पण M2 एक दूसरे के लंबवत हों, जैसा कि यहाँ चित्र 1 में प्रदर्शित किया जा रहा है। M1 और M2 लंबवत होंगे, उस अवस्था में M1 और M2 डैश एक दूसरे के समांतर आएंगे। M2 डैश दर्पण, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि M2 का ही प्रतिबिंब है। तो उस अवस्था के अंदर एक समांतर मोटाई की फिल्म बनती है और हमको वृत्ताकार फ्रिंजें दिखाई देती हैं, जैसे कि न्यूटन वलय में अपन ने देखा था, और उन फ्रिंजों को मैंने यहाँ बताया है नीचे। अगर M1 M2 डैश के बीच में कोई एंगल बनता है, मतलब इस तरह से M2 डैश या M1 को इस तरह से एडजस्ट कर लिया जाए कि ये एंगल इस तरह से फाई बन रहा है, तो उस अवस्था में अति परवलयिक फ्रिंजें अपने को दिखाई देगी। अगर अपने को M1 और M2 डैश दोनों एक दूसरे को बिल्कुल क्रॉस कर जाए, जैसे कि यहाँ डायग्राम में बताया है
एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस अवस्था में अपने को जो फ्रिंजें दिखाई देगी वो सरल रेखीय फ्रिंजें दिखाई दिखती हैं। अगर M1 और M2 डैश का एंगल बदल जाता है तो इनका वक्र की शेप भी बदल जाती है, फ्रिंजें वही बनती हैं, अतः परवलय जो सेकंड केस में बनी है। तो इस तरह से इन दर्पणों के एडजस्टमेंट से अपन विभिन्न प्रकार की फ्रिंजों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा फ्रिंज चाहें वैसी फ्रिंजें अपन बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अभी अपन केवल इतना ही बताएंगे। बाद में अगले वाले लेक्चर में आप देखोगे कि किस तरह से फ्रिंजों में पथांतर ज्ञात किया जाता है और किस तरह से इनका उपयोग या माइकलसन व्यतिकरण मापी का उपयोग अपन आगे कर सकते हैं। धन्यवाद सब बच्चों से, ये आप देख लें और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप चाहें तो इसकी मैं PDF भेज रहा हूँ, उस PDF को भी आप पढ़ सकते हैं।